नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हमारी जो सीरीज़ है घटना चक्र रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम आपके अलग अलग सब्जेक्ट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे। कॉन्स्टिट्यूशन को हम खत्म कर चुके हैं, प्राचीन भारत को हम खत्म कर चुके हैं और आज की क्लास से मध्यकालीन भारत की शुरुआत हम यहाँ पे करेंगे। इस सीरीज में जैसा आप जानते हैं आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं, उसी लैंग्वेज उसी ऑप्शंस के साथ में अतिरिक्त तथ्यों को कवर करते हैं, जिससे आपके रिवीजन भी हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर यहां पे हो जाए। आज की क्लास में हम भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण की बात करेंगे, महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे, गौरे से जुड़े हुए प्रश्न और गुलाम वंश के क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं उनको आज ही यहां पर कवर कर जाएंगे। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक डिटेल थ्योरी की क्लास का मास्टर वीडियो कल चैनल पर अपलोड हुआ था, उसके माध्यम से भी आप अपना पूरा जो दिल्ली सल्तनत है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? देखिए, मोहम्मद बिन कासिम पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया था। आप सभी जानते हैं भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में होता है, वो किया था उबैदुल्लाह ने, लेकिन वो असफल रहा था। पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो हुआ भारत पर वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इस आक्रमण के दौरान इसने सिंध और मुल्तान को जीत लिया था। एक क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय का वर्णन या इसकी सिंध विजय की जानकारी हमें किस पुस्तक में मिलती है? तो इसने सिंध को जीता था, सिंध की विजय करी थी 712 ईस्वी में। इसकी जानकारी हमें एक पुस्तक से मिलती है जिसका नाम है चचनामा। इसको ध्यान रखेंगे। यह जो चचनामा पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई है, यह क्वेश्चन पेपर में बना है, तो यह आपके अरबी भाषा में लिखी गई है। इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है अली अहमद। इसको भी ध्यान रखेंगे। बाद में एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, और उस कूफी के द्वारा इस पुस्तक का जो अनुवाद है वो फारसी में किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि भारत पर हुए पहले सफल मुस्लिम आक्रमण की जानकारी देती है। सिंध विजय का वृतांत इसमें हमें देखने को मिलता है। सिंध को किसने जीता था? मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था। उस समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर वहां का राजा था। किस वर्ष इसने जीता सिंध को? 712 में। और मुल्तान को भी जीता था उसी आक्रमण के दौरान 713 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आपने बताना है। यहां पर विकल्पों के आधार पर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। उबैदुल्लाह का उतना सारा नाम नहीं आता है क्योंकि उसका आक्रमण असफल रहा था। पहला सफल किसका रहा? मोहम्मद बिन कासिम का रहा था। ठीक है, इसने आक्रमण तो किया लेकिन इसका जो आक्रमण था वो कहां तक सीमित रहा? सिंध और मुल्तान तक। वहां से आगे ये नहीं बढ़ पाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? क्या ये गजनी के थे, गौर के थे, अरब के थे या इनमें से कोई नहीं? क्या ये तुर्क थे? तो भारत पर जो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आए ये सारे के सारे अरब के थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन आता है, अरबों ने किस वर्ष सिंध विजय को प्राप्त किया था? तो अरब ही था मोहम्मद बिन कासिम, अरबों का ही भारत पर पहला आक्रमण हुआ। लेकिन अगर सवाल आएगा भारत पर मुस्लिम साम्राज्य किसने स्थापित किया, तब आप तुर्कों का नाम लेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यहां पर याद रखना, क्वेश्चन कभी बनता है राजा या जिसने आक्रमण किया उसका नाम बताइए, कभी बनता है वे कौन थे, तो वे सारे के सारे अरब के थे। ठीक है, अरबों को लेकर के 2-3 बातें और पूछी जाती हैं। भारत की जनता के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल करने का जो श्रेय जाता है, सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया? जनता के लिए हिंदू शब्द, वो भी अरबों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का? तो इनका मुख्य उद्देश्य था धन यहां से प्राप्त करना। ठीक है, साम्राज्य बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। बाद में किसका उद्देश्य बना साम्राज्य बनाना? तुर्कों का, जिसमें गौरी यहां पर जीतता है। नेक्स्ट है हमारा, चचनामा के अनुसार 6ठी-7वीं शताब्दी में यहां पर लिखना सिंध की राजधानी क्या थी? सिंध के ऊपर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किया था
चचनामा सिंध विजय का वृतांत बताती है। मोहम्मद बिन कासिम ने इसको कैसे जीता, यहां पर किस वर्ष में जीता, वो सब बताती है। इस पुस्तक के अनुसार सिंध की राजधानी उस समय अरोड़ थी। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, इसको आखिर में जीता सिंध के अंतर्गत, और इसको जीतने के बाद फिर कासिम ने मुल्तान को जीता था। ठीक है, जो हमारी मध्यकालीन वाली सीरीज है उसकी पहली क्लास के अंदर हमने मध्यकाल के स्रोतों की बात करी थी, और दूसरी क्लास में कासिम के विजय अभियानों को देखा था कैसे इसने सिंध का जो प्रमुख बंदरगाह था उस समय वो देवल था, इसको इसने पराजित किया। सबसे पहले कासिम ने सिंध के बंदरगाह देवल पर ही आक्रमण किया था। देवल को जीतने के बाद उसने निरून को जीता। वहां पर बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने कासिम की अधीनता को स्वीकार किया। वहां से उसने सहबन को जीता, फिर रावर को जीता, और अंत में पहुंचा सिंध की राजधानी अरोड़ में। अरोड़ को कुछ जगहों पर ओरोर भी लिखा गया है, कुछ जगहों पर अलोर भी लिखा गया है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश की स्थापना इनमें से किसने करी थी? गजनी वंश की स्थापना करता है अल्पतगीन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? तुर्कों को जाता है। अरबों के बाद तुर्कों का आक्रमण भारत में हुआ। जो ये गजनवी थे, जो ये गौरी आया, सारे जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे, लोदी वंश को छोड़कर सारे के सारे कौन थे? तुर्क थे। ठीक है, गजनवी वंश की स्थापना यही अल्पगीन करता है। इसने किस वंश की स्थापना करी, या इसके द्वारा जो वंश बनाया गया इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे यामिनी वंश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा गजनवी वंश की स्थापना किसने करी? तो आप कहेंगे अल्पगीन ने। क्वेश्चन बनेगा गजनवी पर यामिनी वंश की स्थापना किसने करी? दोनों एक ही बात है। ठीक है, अल्पगीन के बाद यहां का राजा बना शिबुक्तुगीन, और इसी शिबुक्तुगीन का बेटा था महमूद गजनवी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो पहला तुर्क शासक यही था, शिबुक्तुगीन था। ठीक है, गजनवी वंश इसने बनाया है, बाद में ये बना राजा, और ये पहला राजा था, पहला तुर्क राजा था जिसने भारत पर आक्रमण किया। फिर इसका बेटा बनता है राजा जो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, महमूद गजनवी। जो शिबुक्तुगीन था ये शुरुआत में अल्पगीन का ही एक गुलाम था। बाद में जब इसके उत्तराधिकारी आते हैं वो अयोग्य शासक होते हैं जिन्हें हटाकर ये राजा बन जाता है। ठीक है, अगला है कथन और कारण। कथन दिया है महमूद गजनी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में भारत के ऊपर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, सबसे पहला आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया था जो पेशावर के ऊपर किया था। ठीक है, उसके बाद लगातार यह आक्रमण करता रहा। 1006 ईस्वी में मुल्तान पर कर दिया, उसको जीत लिया। 1008 में दोबारा मुल्तान को जीत लिया। 1018 में इसने कन्नौज को जीत लिया। इसी प्रकार इसका जो सबसे फेमस आक्रमण था या सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है वो 1025 ईस्वी में किया गया, सोमनाथ मंदिर पर हुआ आक्रमण महमूद गजनवी का। ठीक है, वो इसका 16वां आक्रमण था। जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया वहां से इसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। वापस ये लौट रहा था, रास्ते में जाटों ने इसके ऊपर आक्रमण किया, इसकी कुछ धनराशि को लूट लिया, और उसी वजह से 1027 ईस्वी में इसका जो अंतिम आक्रमण था भारत पर 17वां आक्रमण वो जाटों के विरुद्ध था। क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। कारण वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, यह वाला आपका गलत हो जाएगा। देखिए, गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था भारत की संपत्ति को लूटना। ठीक है, शासन करने की, स्थापना करने की जो उद्देश्य लेकर आता है वो गौरी आता है, ना कि गजनवी। ठीक है, तो कारण यहां पर गलत है, कथन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था, कई सारे विद्वान इसके दरबार में रहते थे, जिसमें से एक का नाम था उतबी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अलबरूनी इसके दरबार में रहता था, उतबी रहता था। फिरदौसी को भी इसी का दरबारी माना गया है, लेकिन इसका जो प्रॉपर आंसर दिया है वो उतबी को दिया गया है। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे उतबी की किताब का नाम है किताब उल यामिनी।
किसकी किताब है? क्या तक किताब उल यामिनी। और यामिनी क्या है? मैंने ऊपर आपको बताया, गजनी में जो वंश स्थापित हुआ वही यामिनी वंश था, ठीक है, जिस वंश का गजनवी था। तो इतिहासकार पूछा है, उत्तरी सही आंसर होगा। फिरदौसी की पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा। और अलबरूनी की पुस्तक तो आती ही आती है, किताब उल हिंद उसकी पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट है, शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक अभी हमने ऊपर देखा फिरदौसी था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। यह एक फेमस कवि था गजनी के दरबार में या उसके साथ में, ठीक है, इसीलिए इतिहासकार में उत्तरी आंसर आएगा और लेखक की बात करेगा, कवि की बात करेगा तो वो फिरदौसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो देखिए क्वेश्चन बना है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी की बात करें, ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। ये कहां का निवासी है? पेपर में पूछा गया है। खीव का या ख्वारिज्म जिसको कहते हैं, आज का तुर्कमेनिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहां का रहने वाला था अलबरूनी। इसकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, तारीख ए हिंद भी कहते हैं और भारत की खोज इस नाम से भी जाना जाता है। इन सभी किताबों का लेखक, ये सारे नाम एक ही किताब के हैं जिसका लेखक अलबरूनी है। किस भाषा में इसने इस किताबों को लिखा था? इसने लिखा है अरबी भाषा में। इसको भी ध्यान रखेंगे। इसकी पुस्तक से हमें 11वीं शताब्दी की बहुत सारी जानकारियां यहां पर मिलती हैं। हिंदुओं के साहित्य की जानकारी मिलती है, विज्ञान की जानकारियां मिलती हैं, यहां के धर्म की जानकारियां मिलती हैं। और उन सब जानकारियों को एक किताब में लाने के लिए इसने क्या किया था? कई सारे पुराणों का, भगवत गीता का अध्ययन किया था, ठीक है। अगला, अलबरूनी भारत में कब आया था? अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कुछ क्लास पहले भी कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अलबरूनी आया गजनवी के साथ। गजनी भारत पर आता है 1000 ईस्वी से लेकर के 1025 ईस्वी के बीच में या 27 ईस्वी के बीच में 17 आक्रमण वो करता है। तो इसी दौरान इसके साथ आया होगा। अब ये जो वर्ष है हमारे, इनको कौन सी शताब्दी कहा जाता है? मैंने आपको कहा था अगर 1001 चल रहा है यानी ये कौन सी शताब्दी है? ये 11वीं शताब्दी चल रही है। 10वीं शताब्दी पर आपने टिक नहीं करना है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जैसे हम पढ़ते हैं 1700 ईस्वी या 1701 ईस्वी से लेकर के 1799, तो ये कौन सी शताब्दी है? ये हो जाएगी 18वीं शताब्दी। इसी प्रकार 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी, ये कौन सा काल है? यह है 11वीं शताब्दी का शुरुआती काल। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? कौन सा विद्वान था जो उसके साथ, गजनवी के साथ भारत में आया था? अलबरूनी आया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्न में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? देखिए, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया। इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, सबसे प्रमुख आक्रमण इसको माना जाता है। किस क्रम का यह आक्रमण था? 16वें क्रम का आक्रमण। उस समय गुजरात में भीमदेव का शासन था। भीमदेव प्रथम इसको कहा जाता है, ठीक है। तो भीमराज नहीं करना है, भीमदेव करना है, ठीक है। भीम प्रथम उस समय यहां का राजा था। गजनी जब यहां से संपत्ति को लूटकर चला गया तो इसी भीमदेव प्रथम के द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन बनता भी है, जब इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया उस समय वहां का राजा कौन था? तो भीम प्रथम था या भीमदेव प्रथम था, ठीक है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो इनमें से किस शासक ने या किस आक्रमणकारी ने ऐसे चांदी के सिक्के निर्गत किए, जारी किए, जिन पर एक तरफ संस्कृत में लिखा होता था? सही आंसर होगा महमूद गजनवी। इसके सिक्कों पर एक तरफ, जो इसके सिक्के होते थे चांदी के, उन पर एक तरफ संस्कृत भाषा में और एक तरफ अरबी भाषा में लिखा होता था। तो संस्कृत और अरबी का मिश्रण होता था, एक तरफ संस्कृत एक तरफ आपकी अरबी। किसने जारी किए थे ऐसे सिक्के? महमूद गजनवी ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीतने वाला कौन है इनमें से? सही आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। देखिए, गौरी की बात करें, गौरी भी
गजनवी जो पूरा क्षेत्र था वहां के अंतर्गत एक छोटा सा इलाका आता था गौर, वहां का प्रमुख था मोहम्मद गौरी। ठीक है, 1173 में ये गौर का शासक बनता है और इसके वंश को किस नाम से जाना जाता है? यह आपके शंशबनी वंश का राजा था। जैसे गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का ये शंशबनी वंश का राजा था। भारत पर आक्रमण करने का जो इसका उद्देश्य था, गौरी का उद्देश्य था, वो था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। भारत पर इसने पहला आक्रमण 1175 में किया, मुल्तान के ऊपर किया। 1178 में इसने गुजरात में या पाटन पर आक्रमण किया। उस समय वहां के राजा भीम द्वितीय थे और भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित कर दिया था। यह गौरी की भारत में पहली हार थी। ठीक है, इसके बाद इसने कई सारे युद्धों को जीता। अंत में 1191 और 1192 में दो लड़ाइयां लड़ी गई। कई बार हमने देखा है 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ जिसमें गौरी हार गया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ जिसे गौरी ने जीत लिया। तो वही आपका क्वेश्चन है, किसने 1192 में उत्तर भारत को जीता? वो है गौरी। और किस युद्ध के माध्यम से जीता? वो है तराइन का दूसरा युद्ध। और किसको हराया? पृथ्वीराज तृतीय को हराया, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने किया था। जब 1178 में इसने पाटन पर यानी गुजरात पर आक्रमण किया और वहां पर भीम द्वितीय ने इसे हराया था। ठीक है, बाद में इसे पृथ्वीराज चौहान ने भी हराया था, लेकिन अगले ही युद्ध में ये हार गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो गौरी और जयचंद के बीच में भी लड़ाई होती है। जो जयचंद थे ये एक गहड़वाल शासक थे जो कन्नौज पर शासन करते थे और उस समय कन्नौज एक प्रमुख शक्ति का केंद्र होता था। क्वेश्चन बना है किस वंश के राजा थे? तो गहड़वाल वंश के राजा थे। इनको गौरी ने चंदावर के युद्ध में हराया था जो 1194 में हुआ था। ठीक है, जो 1194 का चंदावर का युद्ध है ये गौरी और कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1194 के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो यह हराया था जयचंद को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित नामों को कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहां पर 4 आक्रमणकारियों के नाम दिए गए हैं। इनको आपने सही क्रम में लगाना है, जिस क्रम में जिसने आक्रमण भारत पर किया। इनमें सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में इसके आक्रमण हुए। सबसे पहले 2 आएगा। महमूद गजनवी के बाद भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण शुरू हुए। गौरी ने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में करा था। 2 के बाद आपका 3 आ जाएगा। गौरी के बाद चंगेज खान ने भारत की सीमा तक ये आ गया था, भारत पर हमला नहीं किया था, सीमा तक आ गया था, सिंधु नदी तट तक आ गया था 1221 में, यानी फिर 1 आ जाएगा। और तैमूर लंग आप सभी जानते हैं इसने आक्रमण किया था 1398 में, यानी अंत में आएगा तैमूर। तो पहले गजनवी, फिर गौरी, फिर चंगेज खान और फिर तैमूर, यानी 2, 3, 1, 4 इसका सही उत्तर यहां पे होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए हैं, इनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। चलिए सही कथन को चुनते हैं। पहला, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, यह आपका बिल्कुल सही है। अरबों ने भी आक्रमण किए, अरब को शुरुआती जीत भी मिली, लेकिन वो जीत केवल सिंध और मुल्तान तक सीमित रही। लेकिन भारत पर तुर्कियों के आक्रमण जो थे वो काफी ज्यादा सफल हो गए थे। ठीक है, कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, यह आपका बिल्कुल सही है। जो तुर्कों के आक्रमण भारत में हुए, गौरी ने किया, गजनवी के लगातार आक्रमण हुए, उसका मेन कारण यही माना जाता है कि उत्तर भारत में उस समय कोई भी या किसी भी प्रकार की राजनीतिक एकता नहीं थी। कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो नालंदा को ध्वस्त करने वाला, नालंदा का विध्वंस करने वाला किसको माना जाता है? यह माना जाता है बख्तियार खिलजी को। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पे होगा। जो बख्तियार खिलजी था ये मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था। इसी बख्तियार खिलजी को श्रेय जाता है बंगाल और बिहार को जीतने का। क्वेश्चन बनता है किस तुर्क सरदार ने या गौरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार को जीता था? वो जीता था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बिहार विजय के दौरान ही जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे उन पर इसने आग लगा दी थी, उन्हें ध्वस्त कर दिया था। बाद में बंगाल को भी जीत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था?
अब हम गुलाम वंश की यहां पर बात करेंगे। गौरी को लेकर हमने ऊपर प्रश्नों को देखा, उसके आक्रमणों को देखा। गौरी को लेकर के 2-3 बातें और यहां पर याद कर लीजिए। क्वेश्चन बनता है जो प्रसिद्ध संत थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत में आए थे? वो गौरी के साथ भारत आए थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किस शासक या मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी? वो भी गौरी था। ठीक है। अब बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो पहला वंश था उसे गुलाम वंश कहते थे और इस वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। गुलाम वंश आपका 1206 से लेकर 1290 तक यहां पे शासन करता है। इस वंश का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक था और इस वंश का अंतिम राजा क्यूमर्स था। ठीक है। टोटल 11 राजा इस वंश में आते हैं जिसमें 2 प्रमुख हैं, एक है इल्तुतमिश और एक है बलबन। साथ में जो पहली और एकमात्र महिला शासिका बनी दिल्ली में रजिया सुल्तान, वो भी इसी वंश की थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है। अगला, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से इनमें से किसे जाना जाता था? यह जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी इसी को माना जाता है। यह गौरी का गुलाम था। ठीक है। 1206 ईस्वी में यह राजा बनता है और अपनी राजधानी कहां पर बनाता है? लाहौर में बनवाता है। ठीक है। ऐबक के बारे में कहा जाता है कि इसने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था और ना अपने नाम के सिक्के इसने चलाए थे। ठीक है। इसकी उदारता के कारण इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो क्यों कहा जाता था? उदारता के कारण काफी ज्यादा दान ये देता था, इसीलिए इसे लाख बख्श की उपाधि या नाम से जाना जाता था। इसकी एक उपाधि और है, कुरान कमा के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था हाथियों का भी दान करता था और हाथियों का दान करने के कारण इसे पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पेपर में बनते हैं। ठीक है। अगला, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह आपके अजमेर में है और यह एक मस्जिद है। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन बने हुए हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात करते हैं, इसे भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दिल्ली के अंदर और 2.5 दिन का झोपड़ा उसने अजमेर में बनाया, यानी दिल्ली और अजमेर इसका आंसर होगा। देखिए जो राजा पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने दिल्ली में राय पिथौरागढ़ किले का निर्माण किया था। उसी किले के स्थान पर इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने। इसको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आपके दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। दोनों किससे संबंधित हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो उस समय प्रख्यात सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। क्वेश्चन बनता है किसके स्थान नाम पर करवाया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। लेकिन उसका निर्माण यह पूरा नहीं करवा पाया। शुरुआत इसने कर दी तो योगदान इसका है। कुतुब मीनार को पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है, इसका भी योगदान है। जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान था तो कुतुब मीनार की जो 4थी मंजिल थी उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने उस 4थी मंजिल को रिपेयर किया और 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाया, तो इसका भी यहां पर योगदान है। गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन बनता है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके काल में हुआ? किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु कई बार पेपर में पूछी गई है। इसकी मृत्यु चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात इसकी मृत्यु हुई थी। यानी चौगान खेल रहा था, घोड़े से गिर गया और मर गया। ठीक है। चौगान एक तरह का जो आज का पोलो खेल होता है उसकी तरह होता है। ठीक है। 1210 में इसकी मृत्यु हुई और इसे कहां पर दफनाया गया था? इसे लाहौर में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई लेकिन राजधानी अभी लाहौर थी। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने।
ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, इससे पहले ऐबक था और ऐबक कहां से राज करता था? लाहौर से करता था। तो दिल्ली को भारत में सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय किसको है? इल्तुतमिश को है। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? देखिए, जो इल्तुतमिश है यही वो पहला सुल्तान है जिसने नियमित सिक्के यहां पर जारी किए थे। ठीक है, इसको लेकर के सवाल बनता है कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान कौन है? अब ऐबक ने तो किए नहीं थे, तो पहला सुल्तान कौन बना जिसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? वो था इल्तुतमिश। चांदी का सिक्का जारी किया उसको टका कहा जाता था, तांबे का किया उसे जीतल कहा जाता था। ठीक है, दिल्ली के अंदर टकसाल का निर्माण भी इसी ने शुरू किया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा शुरू हुई वो भी इसी ने शुरू करी थी। और इसने जब ग्वालियर को जीत लिया था, ग्वालियर जीतने के बाद, ग्वालियर विजय के बाद इसने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम भी लिखवाना शुरू किया था। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो दिल्ली को राजधानी भी इसी ने बनाया और नियमित सिक्के जारी भी इसी ने की। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इसके काल में सल्तनत की राजधानी कहां थी? दिल्ली में थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसी इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुलाम था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि जो ऐबक है वो खुद गौरी का गुलाम है। तो गौरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। ठीक है, ऐबक की मृत्यु के समय ये कहां का गवर्नर था? बंदायूं का गवर्नर था। ठीक है, बंदायूं का गवर्नर इसे ऐबक ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करी थी? फिर से वही क्वेश्चन है, इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? देखिए, दिल्ली सल्तनत का नहीं पूछा है, दिल्ली का पूछा है। दिल्ली पर शासन करने वाला जो पहला मुस्लिम शासक था वो इल्तुतमिश था। इससे पहले ऐबक था, लेकिन वो लाहौर से करता था। अगला, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम यह कहा जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पे होगा। देखिए, बलबन भी इल्तुतमिश का गुलाम था, लेकिन जो गुलाम का गुलाम शब्द है ये ज्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होता है? इल्तुतमिश के लिए ही होता है। बलबन एक तुर्क सरदार था और जो इसने इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था उसका एक प्रमुख सदस्य था। तो प्रॉपर गुलाम नहीं कहा जाएगा, हाँ उसके अंडर में जरूर काम करता था। लेकिन ऐबक का प्रॉपर गुलाम था इल्तुतमिश, जो बाद में ऐबक का दामाद भी बनता है, और ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। तो गुलाम का गुलाम यह कहा गया था किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? तो मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका, पहली भी और अंतिम भी, ये बनी थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? सवाल बनता है, यह इल्तुतमिश की ही पुत्री थी। ठीक है, 1236 में यह शासिका बनती है और 1240 में इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अगला, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? अब देखिए, चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यानी सिंधु नदी के तट तक पहुंच चुका था और यह आया था इल्तुतमिश के काल में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लगभग 1221 के आसपास ये आया था। दरअसल उस समय ख्वारिज्म का जो शासक था उसके बेटा था जलालुद्दीन, वह चंगेज खान से बचता हुआ भाग रहा था। भागते भागते वो दिल्ली सल्तनत तक पहुंचा और उसका पीछा करते करते सिंधु नदी के तट तक पहुंच गया था चंगेज खान। और चंगेज खान ने तब अपना दूत भेजा इल्तुतमिश के पास कि इसको किसी भी कीमत पर शरण न दी जाए, और इसको शरण नहीं दी जाती जलालुद्दीन को, वो भारत से वापस चला जाता है, चंगेज खान भी वापस लौट जाता है। ठीक है, तो किसके काल में चंगेज खान आया था भारत की सीमाओं पर? वो आया था इल्तुतमिश के काल में। किसका पीछा कर रहा था? जलालुद्दीन का पीछा। किसके शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो पहली बार सिंधु नदी के तट पर जो मंगोल देखने को मिले वो इल्तुतमिश के काल पर देखने को मिले, जब चंगेज खान यहां पर आया था। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया? कई जगहों पर आक्रमण लिख देता है, प्रॉपर आक्रमण नहीं था, क्योंकि सिंधु नदी के तट से ही वापस लौट गए थे। किसके काल में आया हुआ ये सब? इल्तुतमिश के काल में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तैमुचिन। ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन को चयन करना है। चलिए,
इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। यह आपका बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर इसको देखा। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया था और सिंधु नदी को पार किया था। तैमूर का आक्रमण होता है 1398 के अंदर। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, नसरुद्दीन उस समय जो तुगलक वंश का है वो राज कर रहा था। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के दौरान देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। ये वाला कथन देखिए, जो वास्को डी गामा है काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पेपर में बना हुआ है। वास्को डी गामा केरल के तट पर कब आया था? 1498 में आया था। उस समय विजयनगर साम्राज्य में इमादी नरसिंह का शासन चल रहा था, ना कि देवराय द्वितीय का। इमादी नरसिंह जो था ये 1490 से लेकर 1505 तक शासन करता है। इसका जो संरक्षक था, क्योंकि ये अल्प आयु व्यक्ति था, कम इसकी उम्र थी, इसका जो संरक्षक था उसका नाम था नरसा नायक, और ये नरसा नायक उस समय शक्ति का केंद्र था। तो वास्को डी गामा के आने के समय में, यानी जब पहला पुर्तगाली भारत आया, उस समय विजयनगर साम्राज्य में नरसा नायक की चल रही थी। राजा उस समय इमादी नरसिंह था, ठीक है, न कि देवराय द्वितीय। बाद में इसी नरसा नायक का एक पुत्र आएगा जिसका नाम था वीर नरसिंह, और वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना करी, तुलुवा वंश। और उसी तुलुवा वंश में वीर नरसिंह के बाद राजा बनता है कृष्णदेव राय। इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर दूसरा और तीसरा कथन गलत है आपके, केवल पहला सही है। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने में किसका हाथ माना जाता है? तुर्कों का माना जाता है, क्योंकि उस समय तुर्क सरदार जो होते थे वही ज्यादा पावरफुल होते थे। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कोई महिला कैसे उनके ऊपर शासन कर सकती है। तो षड्यंत्र के तहत उन्होंने रजिया की हत्या यहां पर करवाई थी। कहा जाता है जो उस समय भटिंडा का एक सूबेदार था, उसका नाम था अल्तूनिया, उसके नेतृत्व में विद्रोह करवाया। जब रजिया सुल्तान ने विद्रोह का दमन करने के लिए अल्तूनिया के साथ ही विवाह कर लिया, भटिंडा का वो सूबेदार था। विवाह करने के बाद जब वापस ये दिल्ली की ओर लौट रही थी तो हरियाणा में कैथल के नजदीक अल्तूनिया और रजिया की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद राजा कौन बनता है? बहराम शाह बनता है। तो इसकी हत्या करवाने में या इसे गद्दी से हटाने में किसका योगदान था? तुर्कों का योगदान था, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बना है इसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो अल्तूनिया का नाम आप याद करेंगे जो भटिंडा का सूबेदार था। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम और वास्तविक नाम दोनों पूछे जाते हैं। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बाहुद्दीन था, ठीक है, ये बलबन का रियल नाम था। जब वो गद्दी पर बैठा वो गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। जलालुद्दीन नहीं था, न कुतुबुद्दीन बलबन था, न जलालुद्दीन बलबन था। पूरा नाम क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। 1266 में बलबन दिल्ली का सुल्तान बनता है, 1287 तक ये रहता है, ठीक है। बलबन खुद को शाही वंशज कहता था, ठीक है। जो फिरदौसी था उसकी जो पुस्तक है शाहनामा, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी, किसकी पुस्तक है? फिरदौसी की। उस पुस्तक में एक शाही वंश है जिसका नाम है अफरा शियाब वंश। अपने आप को इस वंश का कहता था बलबन, ठीक है, ताकि अपने आप को उच्च कुल का दिखा सके। और बलबन का एक फेमस कथन भी था जो पेपर में बनता है। बलबन कहा करता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है और मैं अत्यधिक क्रुद्ध हो जाता हूं, क्रोधित हो जाता हूं। तो अपने आप को शाही वंशज दिखाने का प्रयास करता था, अपने आप को एक उच्च कुल का मानता था बलबन, ठीक है। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? तो लौह और रक्त की नीति अपने जो दुश्मन है उनके खिलाफ किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसी प्रकार की नीति बाद में मंगोलों के खिलाफ किसने अपनाई? तब आप खिलजी का नाम बताएंगे। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, चलिए देखते हैं। पहला, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। क्या यह कथन सही है? यह कथन आपका बिल्कुल सही है। बलबन ने अपने शासनकाल को या अपने जो पूरा साम्राज्य था उसे इतना पावरफुल किया और सारी शक्तियां अपने हाथ में कर ली थी। शक्ति का केंद्र खुद बन गया था, खुद को
ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियाबत ए खुदाई या ईश्वर की छाया यानी जिल्ले इलाही कहा करता था बलबन। इस प्रकार की उपाधियां इसने धारण करी थी। राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला पहला शासक भी कौन था? बलबन था। राजत्व का सिद्धांत यानी जो राजा होता है उसमें ईश्वर का तत्व होता है, ईश्वर का अंश होता है, यह बात करने वाला भी पहला कौन था? बलबन था। ठीक है। दूसरा, वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। यह वाला कथन भी आपका सही है। उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों के आक्रमण का लगातार डर होता था। कई बार भारत पर मंगोलों के आक्रमण भी हुए। इल्तुतमिश के काल में चंगेज खान खुद आया था, लगातार होते रहे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। तो बलबन भी अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करना चाहता था, लेकिन उसने शक्ति अपने हाथों में ली। इसलिए क्या कारण यह था कि वो मंगोलों से बचना चाहता था? ये गलत हो जाएगा। बलबन जो था वो चालीसा दल से ही निकला हुआ था और जैसे ही सुल्तान बना उसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। इसके खिलाफ विद्रोह ना हो, इसको लोग इसके विरुद्ध विद्रोह में ना आ जाएं, इसलिए इसने अपनी शारीरिक शक्तियों को अपने हाथ में रखा और अपने आप को एक ऊंचे व्यक्ति के तौर पर दिखाना शुरू किया, ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर दिखाना शुरू किया, ना कि मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए। तो कथन दोनों सही हैं, लेकिन यह कारण इस कथन की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने किस भव्य उपाधि को धारण किया था? तो कौन सी उपाधि धारण करता था? जिल्ले इलाही की उपाधि। ठीक है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? यानी राजाओं ने इन्हें ईश्वरीय अधिकार दिए हैं शासन करने के, राजा बनने के। इन सिद्धांतों को देने वाला पहला आदमी कौन था? बलबन था, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा। निम्न में से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ करवाया था? तो भारत के अंदर फारसी त्यौहार नवरोज को मनाने की शुरुआत करता है बलबन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसने अपने दरबार को, अपनी सल्तनत को फारसियों के अनुरूप यहां पर बनाने का प्रयास किया। ईरानी जो तौर तरीके थे उनको अपनाने का प्रयास किया और इसीलिए जो ईरानी परंपराएं थी, सिजदा और पैबौस, इनको इसने यहां पर लागू किया था। क्वेश्चन बनता है, दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने सिजदा और पैबौस को यहां पर अपनाया? सिजदा यानी सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठकर सिर को झुकाना और पैबौस यानी कि पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। तो इस प्रकार की प्रथाओं को चलाने वाला भी कौन था? बलबन था। ठीक है। चालीसा दल को इसने समाप्त किया था। क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? चलिए देखते हैं। उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह आपका बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको ऊपर कहा, ईश्वर की प्रतिनिधि के तौर पर यह शासन करता था, अपने आप को ऐसा कहता था। इसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया, यह गलत हो जाएगा। भारत में इक्तादारी व्यवस्था यानी वेतन के बदले भूमि, यह शुरू किया था इल्तुतमिश ने, ना कि बलबन ने। ठीक है। इसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया। चालीसा दल, जिसे तुर्कान चहलगानी कहते थे, बनाया इल्तुतमिश ने, खत्म किया था बलबन ने। यह भी सही है। इसने बंगाल के विद्रोह का दमन कर दिया था। देखिए, बलबन के शासनकाल में 1280 के करीब, 1279 के करीब तुगरिल खान था जिसने बंगाल में विद्रोह किया और उस विद्रोह का दमन कर दिया था बलबन ने। सारे सही हैं, केवल दूसरे वाले कथन को छोड़ करके। निम्न में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है? तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर जो शिलालेख हैं उनमें अपने आप को खलीफा का सहायक ये किसने कहा था? ये भी बलबन ने कहा है। इसको भी हमने हमारी दिल्ली सल्तनत वाली क्लास में देखा है कि किसने कहा था अपने आप को खलीफा का सहायक? बलबन ने कहा था। ठीक है। जो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद है उस पर यह अंकित किया गया है। बलबन को लेकर के एक बात और यहां पर याद करना है, काफी फेमस विभाग था जिसका नाम था दीवान ए आरिज, जिसे दीवान ए अर्ज भी कहते हैं। एक सैन्य विभाग था और इस विभाग की स्थापना का श्रेय भी बलबन को जाता है। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बलबन को लेकर के। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भारत पर मुस्लिम आक्रमण, गौरी, गजनवी और गुलाम वंश के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर देखा। इनको अतिरिक्त तथ्यों के साथ कहानी के तौर पर देखने का प्रयास किया ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें, आपका रिवीजन भी अच्छे से क्लियर होता रहे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।